तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उससे कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक्स को एक इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर समझने से पहले हमको जो एक वर्ड है पॉलिनोमियल, इसका मतलब पता होना चाहिए। और पॉलिनोमियल का मतलब पता करने से पहले हमको थोड़ा सा कुछ, हम लोग लोअर क्लासेस में चलते हैं, क्लास 8 या क्लास 9 में जब हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि बिकॉज पॉलिनोमियल्स, और जब मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाऊंगा तब आप रिलेट कर पाओगे कि हमने पॉलिनोमियल समझने से पहले ये वर्ड जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्यों समझा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हो या सिंपली अलजेब्रा कह सकते हो। तो ये चीजें हम समझेंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको दो चीजें समझनी है जो इसके अंदर आती हैं। एक चीज होता है वेरिएबल और दूसरा चीज क्या होता है, कांस्टेंट। ये दो मेन टर्म्स होते हैं या दो मेन कीवर्ड्स होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज होंगे, और यही दोनों टर्म्स फिर हम पॉलिनोमियल में भी देखेंगे कि क्या फर्क होता है दोनों में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल जो है अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इसमें एक वर्ड आता है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि एनीथिंग जिसकी कोई वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, वो चेंज होती है। वैल्यू इज नॉट फिक्स एंड कीप्स चेंजिंग। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, वो फिक्स नहीं है। टाइम टाइम के साथ उसकी आज हो सकता है कुछ और वैल्यू है, कल कोई और वैल्यू हो गई, तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल। अब मैथ्स के टर्म्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स के टर्म्स से वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, ऐसे टर्म्स जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए से लेकर के सारे 26 अल्फाबेट्स अलॉन्ग विद डॉलर, स्टार, हैशटैग या और भी जितने भी सिंबल्स होते हैं, इनकी कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। इनकी वैल्यू जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मोस्टली जो है एक्स यूज करते हैं मैथ्स में, तो एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड करते हो तो किसी में 1 आती है, किसी में 2 आती है, किसी में -2 आती है, किसी में -5 आती है एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करती है, चेंज होती रहती है। इस वजह से इन एंटिटीज को क्या कहा जाता है, वेरिएबल। अब बात आती है टर्म कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब ये हुआ जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वैल्यू इज फिक्स, और वो वैल्यू चेंज ना हो रही हो, उसकी जो एक वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स के टर्म्स में हम बात करें, फॉर एग्जांपल 5, 7, 10, -2 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5 है उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं होगी। 5 है 5 रहेगा, 7 7 रहेगा, 10 10 रहेगा, -2 रहेगा। उसी तरीके से कोई फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो उन एंटिटीज को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हमने ये समझा क्यों, खास करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है, या कॉम्बिनेशन और एक टर्म आप और यूज कर सकते हो, क्या, रिलेशन। द रिलेशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल और कांस्टेंट में किस तरीके का कॉम्बिनेशन या एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कई सारे टर्म्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल x+5, y-3, x की पावर x² + 3 या x की पावर √2 - 5, समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इन्हीं टर्म्स को क्या कहा जाता है, सबसे पहले क्या कहा गया इनको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको क्या कहा गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो डिग्री है या पावर है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल x की पावर स्क्वायर, ये भी ठीक है, x की पावर √2 ये भी चलेगा, x की पावर 1/√2 ये भी सही है, x की पावर -2 ये भी सही है। ये सारे एंटिटीज किस में आ जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, along with the combination of constant, along with the combination of constant। चाहे आप सिर्फ एक एंटिटी की बात करो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चाहे इसमें आप कोई भी एक आप वेरिएबल ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन, नंबर, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और इस कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, कई वेरिएबल भी हो सकते हैं, y + z + a + b समथिंग, कुछ भी हो सकता है। यानी सारे कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के,
उनको क्या कहा जाएगा? सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए, हमको ये तो समझ में आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होंगे where the degree of the variable can be a natural number or a whole number. It can be a root as well, it can be a fraction as well, it can be a negative number as well, and it can be a decimal as well. ये सारी चीजें अलाउड हैं इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो अभी तक हमने ये देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हमने सिर्फ पॉलिनोमियल के केस में क्यों देखी? बिकॉज अब ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से भी रिलेटेड है। क्यों? बिकॉज पॉलिनोमियल भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों हमने समझा? बिकॉज पॉलिनोमियल भी एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल में होता क्या है? Polynomial is a type of algebraic expression। ये एक टाइप है algebraic expression का। इस वजह से हमने सबसे पहले algebraic expression समझा। और algebraic expression में होता क्या है? a combination of variable and constant। इस वजह से हमने वेरिएबल और कांस्टेंट भी सबसे पहले समझा। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? कि तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन ये उनका एक पार्ट है। तो इसमें क्या ऐसी खासियत है? तो इसमें होता क्या है? तो द डिग्री या इसी को आप पावर कह सकते हो या एक्सपोनेंट कह सकते हो। द डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की जो पावर है या डिग्री है या एक्सपोनेंट, जो भी आप कहना चाहो, इट शुड बी द डिग्री पावर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी a whole number only। तो ये एक फर्क हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल भी एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसमें भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं। बट इसमें क्या होना चाहिए? जो वेरिएबल की डिग्री है वो एक वो एक होल नंबर होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी हमने इस केसेस में देखा था x की पावर 2, x की पावर रूट 2, x की पावर 1/2। अब इन सारे केसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ x की पावर जो 2 है, x की पावर 2, यही इन केसेस में क्या है? एक होल नंबर है। बाकी सारे होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर रूट 2 क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम और एग्जांपल देखने की कोशिश करें, अगर और एग्जांपल हम अगर देखना चाहें यहाँ पे, तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि x की पावर रूट 2 + 5 और x की पावर 2 + 5, इन दोनों में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे x की पावर रूट 2 + 5 ये क्या हो जाएगा? एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बट x² + 5 ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पॉलिनोमियल कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारी हो जाएंगी, बट उसमें कुछ पार्ट जिसके की वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। अब होल नंबर में और कैसे कैसे एग्जांपल हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, डॉट डॉट x की पावर समथिंग 5, x की पावर 9, ये सारे कैसे हो जाएंगे? These all are a part of polynomial as well as algebraic expression। ये एक algebraic expression भी है और साथ में polynomial भी है। बट x की पावर रूट 2 + 5 या x की पावर 1/2, x की पावर -2, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप अभी तक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल की जो भी डिग्री है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट भी मैंने आपको यहाँ पे इसलिए पहले समझा दिया। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? ऐसे एंटिटीज या ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होती रहेगी। बट कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 0 की वैल्यू 0 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 रहेगी। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो सारे टर्म्स आ जाएंगे जिसमें वेरिएबल की कोई भी पावर हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, और डेसिमल इंटीजर भी हो सकता है, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं। बट पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल भी एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल भी एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बट उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x की पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, ये सारे क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल।
सो आई होप पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में अब देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला चीज हम देखते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के हम सबसे पहले टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो क्लास 10th में आपको 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। द फर्स्ट वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड आपको जो पढ़ना है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं क्लास 10 तक में, और आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये चीजें होती क्या हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, वो आप जो है मतलब कि आपको ये तरीका पता है कि आपको कैसे जीरोस फाइंड करने हैं या क्या रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट में, वो अलग चीज है। बट जब आप चैप्टर कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है, उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उसकी आपको पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। जब तब आपको जो है अपने आप जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कैसे हमने किया था। अगर आप चीजें अच्छे से समझे रहोगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को समझ के भी अपने आप से भी कर पाओगे। तो यही मेरा इस वीडियो में समझाने का एक मेन मोटिव है कि आप पहले इन टर्म्स को समझो अच्छे से कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, बस उनको फाइंड करना आता है मेथड और सारे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने, बट पॉलिनोमियल एक्चुअली में होते क्या हैं वो उनको पता नहीं होता। तो इस वजह से आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे पहले उसका मतलब समझो कि उस चीज का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसा मैंने कहा कि क्लास 10th में आपको 3 पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। सबसे पहला आया लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल होगा, द वेरिएबल, ऐसे आप कह सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज आप ऐसे मत मान के चलिए कि हमेशा हम x या y ही ऐसे यूज कर सकते हैं। आप a b c d सारी चीजें वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। मैंने जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो हमेशा आप x y z ही मत मान के चला करिए। वेरिएबल कोई भी चीज हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल x + 5, y - 3, z + 6, a + 2, b - 6 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अब इन सभी में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। उसकी सारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब इसी टर्म्स में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल x + y + 5, ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बस इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है। उसी तरीके से y + z + a कुछ भी आप लिख सकते हो, कैसा भी पॉलिनोमियल आप बना सकते हो। बस उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि x का स्क्वायर आपने लिख दिया, अगर आपने x की हाईएस्ट पावर 2 हो गई तब वो लीनियर नहीं रह जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, उसी को क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर वर्ड इसलिए भी आया क्योंकि जब हम इन पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इन पॉलिनोमियल्स का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यही हुआ कि सारे पॉइंट्स जो होंगे वो लीनियर होंगे, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इस वजह से इस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि हम इनके ग्राफ्स को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप वहां पे और अच्छे से समझ सकते हो कि इनको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा गया। एक तो इस वजह से क्योंकि इनके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1, और दूसरा इस वजह से क्योंकि जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल देखते हैं हम लोग, जो कि होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगेन द हाईएस्ट डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, या आप सिर्फ वेरिएबल को ध्यान रखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2।
इस तरीके के पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होगा उस पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 6, z स्क्वायर प्लस 7, समथिंग लाइक दैट। और कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, 5 या समथिंग कुछ भी। अब इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, अब ये जो पॉलिनोमियल आप इसमें देख सकते हो x की दो पावर है, एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, बट जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसी में मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बिकॉज जब आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको इस चीज की हमेशा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको a, b और c की वहां पे वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं x स्क्वायर, x और x की पावर 0 के। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमको ही पता चल गया। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि जो भी एंटिटीज उस वेरिएबल के साथ में लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म लगा हुआ है, a, इसका मतलब a इसका क्या है, कोफिशिएंट। उसी तरीके से x का कोफिशिएंट क्या है, b। अब c के टर्म में बात करो तो आप c को जो है x की इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज x की पावर 0 क्या हो गया, 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पावर घटती चली जा रही है, 2, 1, तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम c को क्या कह सकते हैं, c इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो x की पावर 2 का तो a है, x की पावर 1 का b है, तो x की पावर 0 इसका मतलब ये खुद ही 1 होता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, c। तो चाहे आप इसको c को x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ, चाहे इसको आप कांस्टेंट टर्म भी बता सकते हो या बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की जो है या वेरिएबल जो भी है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अब बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो आप इसी में अगर समझो इस चीज को, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 3, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 3। फॉर एग्जांपल x क्यूब, y क्यूब, x क्यूब, y क्यूब या z क्यूब, या और भी कोई कॉम्बिनेशन आप ऐसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और सिर्फ x या y कुछ भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 5। ये सारी चीजें कैसे हो जाएंगी, कौन से टाइप के पॉलिनोमियल हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो वो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोफिशिएंट की बात करें तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b, x का कोफिशिएंट क्या है, c। अब अगेन यहाँ पे d क्या है, कांस्टेंट टर्म, या आप कह सकते हो कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, d। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3। आप देख सकते हो उसमें बाकी पावर भी आ रही है, 2 पावर भी है, 1 पावर भी है, बट हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। इस वजह से इसको क्या कह देंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, क्वाड्रेटिक में कितनी होनी चाहिए, 2, और क्यूबिक में कितनी होनी चाहिए, 3। और उसी तरीके से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा और कोफिशिएंट को समझा। तो चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उनका मतलब क्या होता है, और जीरोस और रूट्स में क्या फर्क होता है, वो सारी चीजें समझते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं और इसी में हम आगे देखेंगे कि जीरो और रूट इन दोनों वर्ड्स में या टर्म्स में क्या फर्क होता है, ये भी मैं आपको इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल लूं, लेट्स से x प्लस 5, ठीक है, और मैंने कहा कि अब यहाँ पे जब मैंने देखा कि जीरोस का मतलब क्या हुआ ये समझने के लिए, तो जीरोस का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, मैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मल एक लैंग्वेज में लिख देता हूँ, नॉर्मल इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो, बट मैं और आसान अगर मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूँ या यहाँ पे मैं आपको लिखवा दूँ, तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि जीरोस का मतलब हुआ x की, बिकॉज मोस्टली जो इक्वेशंस होती हैं वो x के फॉर्म में होती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ x लिखा। चाहे तो आप यहाँ पे वो वेरिएबल भी लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल की
ठीक है, वेरिएबल लेट से एक्स, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यूज, देखिए आपको जो है जीरोस वगैरह की डेफिनेशन तो हर किताब में मिल जाएगी, बट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल या फॉर एग्जांपल एक्स की वो वैल्यूज जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, फॉर एग्जांपल पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो एक्स की वैल्यूज को जीरो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि वेरिएबल या फॉर एग्जांपल एक्स की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो एक्स की वैल्यूज को जीरो कहते हैं। यानी कि यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस फाइव, अब यहाँ अगर मैं x की जगह -5 रख दूं तो क्या हो जाएगा, -5 + 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब ये हुआ x की वो वैल्यू, अब आप यहाँ पे समझो इस चीज को, आप इस डेफिनेशन से रिलेट करते रहो कि x की वो वैल्यू मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है तो दो आएगी, क्यूबिक है तो तीन आएगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखा, ठीक है। तो x या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, वो x की वैल्यू को जीरो कहते हैं। इसका मतलब x = -5 इज अ जीरो ऑफ x + 5, ठीक है। यानी x की वो वैल्यू जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें x की क्या है, एक ही वैल्यू पे वो जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं, जीरो के बाद में यहाँ पे s लगा देता हूँ 1, ठीक है। सिर्फ एक ही जीरो पे वो वैल्यू क्या हो गई, पूरी जीरो हो गई। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के केस में उससे कितने जीरोस पॉसिबल हैं, 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं इसी में रूट आपको समझाने की कोशिश करूं कि रूट क्या होता है, तो उस चीज को समझने से पहले आपको एक टर्म और पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल तो हमको पता चल गया, एक टर्म हमको और पता होना चाहिए, क्या, इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो लीनियर इक्वेशन वैसे ही एक चीज होती है लीनियर इक्वेशन, ये आपको अभी तो नहीं पढ़नी बिकॉज चैप्टर 4 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चैप्टर है, बट आप यहाँ पे समझो ये चीज होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, अब यही जो पॉलिनोमियल है, अगर इसकी कोई वैल्यू हो जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0, तो ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल ही, बट उसकी एक हमने वैल्यू आ गई, लेट्स से 0 या कुछ भी, तो x + 5 = 0, यानी कि जब लीनियर पॉलिनोमियल की कोई एक वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0, तभी एक इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा, तब इसको क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन। उस टाइम पे जो इसका 0 होगा उसी को हम लोग रूट कह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिनोमियल है तब वहां पे हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, 0, और अगर इक्वेशन है तब वहां पे हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, रूट। दोनों एक ही चीज है। 0 का भी मतलब वही हुआ कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और रूट का भी मतलब वही है कि x की वो वैल्यू जिसपे पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0। तो दोनों हैं चीजें एक ही, बट पॉलिनोमियल के केस में हम 0 टर्म यूज करेंगे और इक्वेशन के टर्म में रूट वर्ड यूज करेंगे। जैसा कि अगर मैं आपको सारे पॉलिनोमियल के केस में समझाने की कोशिश करूं, तो आई होप ये 0 का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 0 क्या होते हैं। तो आई होप आप डेफिनेशन भी नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके भी आप देख सकते हो और फिर उसको डेफिनेशन नोट कर लेना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दो चीजें आई, एक आया लीनियर पॉलिनोमियल, एक टर्म आया लीनियर पॉलिनोमियल, उसी से मिलता जुलता क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब एक एग्जांपल में लेते हैं, लेट्स से x + 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है और x + 5 = 0 क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, 0 विल बी -5, और यहाँ पे हम कह सकते हैं रूट = -5, ठीक है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल चैप्टर में,
और जब इसको हम इसकी वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट अगर इसी टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की हम एक वैल्यू बता दें इक्वल टू 0, मेनली क्या होता है इक्वल टू 0 ही लगाते हैं हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए जब इसके आप जीरोस फाइंड करोगे, अभी मैं आपको तरीका भी समझाऊंगा, बट अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आती है 5, -5 और -2। ये कैसे करते हैं मिडिल टर्म वगैरह से, तो अभी हम देखेंगे वीडियो के आगे। चलिए अच्छा मैं आपको यही पे समझा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो तो हम 5x को 7x को क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 2x, बिकॉज 5 दूसरा कितना आ जाएगा? 10 भी आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे इसको तो यू विल गेट x प्लस 5 और x प्लस 2। तो जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड करोगे तो ये दो फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे इनके जीरोस क्या हो गए? -5 और -2। सेम उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इन चीजों को क्या कह सकते हैं? जीरो। यहाँ पे जीरोस हो गए ये, और यहाँ पे क्या हो गए? इन्हीं चीजों को क्या कह देंगे हम लोग? रूट्स। कितने रूट हो गए? -5 और -2। ठीक है, चीजें आप समझिए, कंफ्यूज मत होइए, एक ही चीज है। बस इक्वेशन जब होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगा, तो वहां पे जीरोस को क्या कहेंगे? रूट्स। और अगर पॉलिनोमियल का केस देखेंगे तो वहां पे इसको क्या कहेंगे? जीरो। सेम चीज अप्लाई होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन के उसमें भी, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसके जो जीरोस होंगे उसको जीरोस ही कहा जाएगा, बट क्यूबिक इक्वेशन जो होगी उसमें क्या कहेंगे? उनको हम रूट्स कह देंगे। ठीक है, तो आई होप जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो आपको समझ में आया होगा, कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। चलिए एक बार हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो लेट्स से हमने कहा कि -5 इसका जीरो है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप वेरिएबल की जगह क्या पुट करिए? -5। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया? -35 प्लस 10। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 प्लस 10 35 एंड देन -35, इट विल बी 0। तो यही चीज हुआ कि x की वो वैल्यू जिसको जब हमने वेरिएबल की जगह पर पुट कर दिया तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल में भी वही चीज एप्लीकेबल है, क्वाड्रेटिक में भी और क्यूबिक में भी, और सेम चीज यही रूट्स के केस में भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हमने जैसे -5 का केस देखा, वैसे ही हम दूसरा केस जो है -2 का भी देख लेते हैं। तो जब -2 का स्क्वायर आप पुट करो प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 -14 प्लस 10। अब 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14, 14 माइनस 14, और पूरा पॉलिनोमियल कैसा हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। उसी चीज को क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और रूट्स क्या होते हैं? रूट भी वही चीज है, बट फर्क क्या है? रूट्स जो है इक्वेशन के टर्म में यूज होगा और जीरोस कहाँ पे यूज होंगे? पॉलिनोमियल के केस में। तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनमें क्या फर्क है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे, और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस और रूट्स में क्या फर्क होता है। अब चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो नेचर ऑफ द जीरोस है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब नेचर ऑफ द रूट्स या नेचर ऑफ द जीरोस की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि नेचर ऑफ द जीरोस या नेचर ऑफ द रूट्स हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ जीरोस या नेचर ऑफ रूट्स, ये जो है, ये वाला जो टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 2 में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट चैप्टर नंबर 4 में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएंगे तब वो सारी चीजें आपको वहां पे ज्यादातर ये देखने को मिलेगी। बट मैं यहाँ पे आपको एक साथ सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज कहीं कहीं पे अगर नेचर ऑफ द जीरोस भी आ जाता है तो जीरोस भी वही चीजें हैं, आप उसको उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो है नेचर ऑफ द जीरोस या नेचर ऑफ द रूट्स वगैरह जो है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है कि हम पॉलिनोमियल देख के ही बता सकते हैं कि उसका जीरो क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x+3 है तो अगर मैं x या -3 रख दूं तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, हम ये पता कर सकते हैं उसको देख के ही कि क्या इसका जीरो होगा या क्या इसका रूट होगा। ठीक है, तो मेनली ये जो टर्म होता है नेचर ऑफ द जीरोस या नेचर ऑफ द रूट्स, ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हम फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी आप फाइंड कर सकते हो इसी तरीके से, या इक्वेशन का भी। ठीक है, तो जब हम वहां पे क्या नाम है, चैप्टर नंबर 4 में भी जब आपको ये वाली चीजें समझाएंगे तो वहां पे भी ये चीजें फिर से कवर हो जाएंगी। तो देखिए अभी यहाँ पे हम
जीरोस कैसे निकालते हैं, अभी उस चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट यहाँ पे हम आपको ये बता देते हैं कि मेनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं उसके लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, बिकॉज x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2। और जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, जब हमने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वाला केस देखा था तो वहां पे -5 और -2 आ रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि लीनियर वाला जो केस था, लीनियर वाले में उसके जीरोस कितने थे, वहां पे 1 थे। क्वाड्रेटिक जब होगा, क्वाड्रेटिक में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और क्यूबिक में कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो नेचर ऑफ द रूट्स वगैरह है ये हमको क्लास 10 तक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही आना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से बता सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स होते क्या हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स 3 टाइप के होंगे, नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप्स के होंगे। देखिए ये वाला चीज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएगा, मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 में। बट क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली एक जैसे ही लगते हैं, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे भी कवर कर दिया है ताकि आप यहाँ पे भी इस चीज को समझ लो, तो चैप्टर 4 में भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रियल एंड इक्वल। और आपको देखिए यहाँ पे ये चीज याद नहीं करनी है कि कैसे होते हैं क्या, अभी हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप खुद ही आप नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हो। रियल एंड इक्वल, दूसरा क्या हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल, और तीसरा केस क्या हो जाएगा, या तो आप अनरियल कह लो या इसको आप इमेजिनरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो आपके रूट्स हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसके जीरोस या रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बट आप काफी बच्चे जब इसको फॉर्मूले को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन जीरोस 2 होते हैं, तो 2 जीरोस कैसे हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, या 2 रूट्स कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो सबसे पहला रूट क्या है, सबसे पहला रूट है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्लस माइनस 2 चीजें हैं, इसका मतलब पहला रूट क्या हो गया प्लस के साथ और दूसरा क्या हो गया माइनस के साथ, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये चीजें इसमें b, a और c क्या है, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला टर्म जो आपको समझाया था तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a, b और c यही चीजें हैं। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसी तरीके से b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखना जब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो। ठीक है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 भी आप कह सकते हो। तो ये चीजें हम समझे कि यहाँ पे a, b और c का मतलब क्या है, a, b, c उस पॉलिनोमियल के या उस इक्वेशन के क्या होते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे आप बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब रियल एंड इक्वल होंगे, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तब ये इमेजिनरी हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा होगा कैसे। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो a और b ये सारी चीजें जो -b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो हम उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेनली इस रूट्स में कहां पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। ठीक है, अगर देखिए अब आप पहला केस देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों में मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 पुट कर दूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं क्या कर दूं 0 पुट कर दूं, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये पूरा टर्म भी क्या हो गया 0 हो गया। तो आपके पास बचेगा क्या, √1 की वैल्यू क्या आएगी -b/2a, उसी तरीके से √2 की वैल्यू भी क्या आ गई -b/2a। इस वजह से रियल का मतलब क्या हुआ, बिकॉज ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आप खुद ही देख लो जब आपने जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट किया
तो दोनों रूट क्या आ गए, -b/2a माइनस b/2a, और अपने आप को कैसे हो गए, इक्वल। इसी वजह से जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हुई तो रूट्स कैसे हो गए, रियल, बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने रियल एंड इक्वल का केस देखा कि जैसे हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 पुट किया तो दोनों रूट्स कैसे हो गए, बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला केस हम देखते हैं कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, -b प्लस लेट्स से इसकी वैल्यू 5 आई, बिकॉज 0 से बड़ी आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, अपॉन 2a कॉमा -b माइनस √5 अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही वैल्यू इसकी 0 से बड़ी हुई तो वैल्यू कैसे आ गई, रूट्स कैसे हो गए, रियल तो है बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कैसे हैं दोनों, नॉट इक्वल है, ठीक है। इसी वजह से रियल एंड अनइक्वल। जैसे ही आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में 0 से बड़ी पुट की, फॉर एग्जांपल √1 √2 कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे मैंने √5 एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिया है। तो रूट्स कैसे हो गए, देखिए रियल है बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, b और a की भी कुछ वैल्यू होगी, तो जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो रूट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, और दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे प्लस √5 है, यहाँ पे माइनस √5 है। इसी वजह से रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल। अब तीसरा केस देखते हैं। अब तीसरे केस में आप ध्यान देना कि जैसे ही b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हुई, 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या हुआ, कोई निगेटिव नंबर आया। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया -b प्लस अंडर रूट -5 अपॉन 2a कॉमा -b माइनस अंडर रूट -5 अपॉन 2a। ये टर्म किसका आ गया, जैसे ही रूट्स आपके कैसे हो, सॉरी ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब क्या हो गई, 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या हो गया, कोई भी निगेटिव नंबर आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए -5 लिया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक टर्म आता है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को कहा जाता है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा, और इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर आएगा क्लास 11th वगैरह में, तो वहां पे आप ये चीजें समझोगे अच्छे से। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में -1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आपका रूट में अभी क्या वैल्यू आ रही है, -5 एग्जांपल के लिए, बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 से कम। कोई भी चीज हो सकती है बट वो निगेटिव की होगी बिकॉज 0 से कम है। -1 हो सकता है, -2 -5 -10 -15 कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √5 इंटू √-1। इसका मतलब यहाँ पे आप देखो, √-1 की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, आयोटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √5i। अब जब आप इस टर्म को b स्क्वायर माइनस 4ac को जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा, रूट्स क्या मिल जाएंगे, -b प्लस √5i और -b माइनस √5i। तो आपके रूट्स देखिए, रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए, बिकॉज यहाँ पे कौन सा टर्म आ गया, आयोटा। कौन सा टर्म आ गया, आयोटा। इस वजह से इमेजिनरी हो गए या कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि रूट्स की वैल्यू कैसी आ गई, एक इमेजिनरी आ गई, ठीक है। अब ये रियल नहीं रहेगा, ये रियल नहीं रहेगा, अब ये कैसे हो गए, इमेजिनरी। तो अब इस पार्ट में हमने ये देखा कि आपके अगर रूट्स जो है, आपके जो रूट्स का नेचर किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता है तो आपको ये चीज याद नहीं करना है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप खुद ही देख सकते हो कि b और 2a की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब -b और 2a की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो सारा खेल किसका है, इस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही आपने 0 पुट कर दिया तो आपने देखा कि दोनों रूट कैसे हो गए, दोनों रूट कैसे हो गए, रियल तो है ही बिकॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों अपने आप देखिए बराबर हो गए। तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 थी तो क्या था, 0 से ज्यादा है तो क्या थे, 0 से कम है तो रूट्स कैसे थे, ठीक है। आप इसको खुद ही पहचानना सीखो। जैसे ये पूरा टर्म 0 हो गया, दोनों बराबर हो गए। जैसे ये टर्म 0 से बड़ा हुआ, दोनों टर्म कैसे, दोनों रूट्स कैसे हो गए, रियल तो रहेंगे बट इक्वल नहीं रह जाएंगे। और जैसे ये पूरा टर्म 0 से कम होगा, यानी कि कोई निगेटिव नंबर आ गया, तो वहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। इस वजह से रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो इस पार्ट में हमने देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या नेचर ऑफ द रूट्स हम बेसिकली किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये केस जो है मेनली आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज होगा, बट यहाँ पे भी बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस और रूट्स लगभग चीजें सेम ही होती हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को मैं यहाँ पे भी कवर कर देता हूँ ताकि आप वो चीजें भी उस चैप्टर में भी रिलेट कर पाओगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
सो हमने देखा कि हम नेचर ऑफ द रूट्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नेचर ऑफ द जीरोस हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम जीरोस को फाइंड कैसे कर सकते हैं। द मेथड्स टू फाइंड द जीरोस ऑफ, इस चैप्टर में आपको मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने आने चाहिए। तो वो सब वही हम चीज इस पार्ट में सीखते हैं। बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना आपके सिलेबस में अभी नहीं है, सिर्फ आपको रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट पता होने चाहिए। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है कोई, लेट्स से x+3 या y-5, तो आप ये इसको देख के बता सकते हो कि हम यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें या वेरिएबल की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जब ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। यानी कि x+3 अगर ये जीरो होना है तो x की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, -3। और अगर y-5 इस पूरा पॉलिनोमियल को जीरो होना है तो y की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 5। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जीरोस फाइंड करना कोई मतलब कोई आपको मेथड वगैरह नहीं चाहिए। आप क्लियरली उस पॉलिनोमियल को जीरो रख के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जिस पॉइंट पे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा उसी को क्या कहा जाएगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। आपको इस चैप्टर 2 में मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने आने चाहिए। तो उसके लिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दो तरीके हैं जिसका यूज करके हम इस चैप्टर में इनके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, या इसी को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। ये हम लोग छोटे क्लासेस से, फॉर एग्जांपल क्लास 8 या 9 में भी हम लोग इस चीजों को करते हुए चले आ रहे हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, इसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं पॉलिनोमियल के, इस वजह से इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। फिर उन्हीं फैक्टर्स को आप जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो जीरोस आ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल से। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर कुछ ऐसे पॉलिनोमियल हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कभी कभी आप देखे होंगे कि जो कोफिशिएंट्स हैं x² या x वगैरह के, वो क्या होते हैं, डेसिमल में आ रहे हैं या रूट में आ रहे हैं या फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। तो कई बार उनको मिडिल टर्म से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कोशिश हम पहले यही करेंगे कि मिडिल टर्म से हम पहले उन चीजों को सॉल्व करें। अगर वो चीज नहीं हो पा रही है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमको मेन क्या है, हमको मेन है जीरोस फाइंड करना, तो हम जीरोस दोनों तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके ये समझते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म्स या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, किस तरीके से उनके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, लेट्स से fx इक्वल x² प्लस 7x प्लस 12। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप मिडिल टर्म से कर रहे हो तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इस पार्ट में दे देता हूँ मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। इस पार्ट में मिडिल टर्म से देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के हम जीरोस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कैसे जीरोस को फाइंड कर सकते हैं और क्या दोनों चीजें सेम आ रही हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो मिडिल टर्म में सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी पॉलिनोमियल आपका गिवन है उसको सबसे पहले आप ax² प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे आप कंपेयर करो और a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लो। a, b और c, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 12। तो पहले आप इन वैल्यूज को लिख लो यहाँ पे सेपरेटली। अब उसके बाद करना क्या है, आपको a इंटू सी करना है। a इंटू सी करने पे क्या आ रहा है 12, यानी आपको कोई ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7। तो हम ये देख सकते हैं कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ऐसे दो केसेस पॉसिबल हैं। सबसे पहला केस क्या होता है 6,2, ये भी 12 हो जाएगा, या तो 4,3। अब आप यहाँ देखो 6, 2 और 4, 3 दोनों पे 12 हो रहा है, बट हमको ये चेक करना है कि इनको जब हम प्लस करें तो 7 कब हो रहा है। तो 6 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, बट 4 और 3 को जब आप प्लस करोगे तो 7 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब 4 और 3 वाला केस जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो 4 इंटू 3 किया 12 आया और 4 प्लस 3 किया तो 7 आया। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस वजह से हम 4 और 3 नंबर को प्रेफरेंस देके यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, यहाँ पे आपको x कॉमन मिल गया x प्लस 4, और आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो टर्म आया x प्लस 4 यही चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में वही चीज यहाँ पे फिर से हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन ले लेना है, यह जाएगा x प्लस 4। ये आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों चीजें क्या हो गई सेम। तो जब यहाँ पे हम अगेन x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा क्या x प्लस 3।
इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर्स। इसी वजह से इसको चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। अब जब इनको हम जीरोस के इक्वल पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3, यानी -4 और -3 ये इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, जीरो। अब चलिए हम देखते हैं, अगर हम इसी चीज को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे हमको a, b और c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस, यहाँ पे आप देखिए 49 माइनस 12 4 जा 48, 49 माइनस 48 अपॉन 2, ये हमको मिल जाएगा -7 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 अपॉन 2। अब इसके दो रूट्स आ जाएंगे, -7 प्लस 1 बाई 2 एंड -7 माइनस 1 बाई 2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा -7 प्लस 1 मीन्स -6 बाई 2 एंड -8 बाई 2। इसको आप सॉल्व करिए तो आ जाएगा -3, -4। यानी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब हमने मिडिल टर्म से किया तब भी वही आंसर आ रहा था, और जब हमने फॉर्मूले का यूज किया तो भी वही आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो, यूजिंग अ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी आपको उस टाइम पे एप्लीकेबल लगे हम उस चीज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट मेनली हम कोशिश यही करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मिडिल टर्म से ही करो या फैक्टराइजेशन से करो, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे वहां पे भी। बट अगर नहीं गिवन है तो भी हम प्रायोरिटी पहले सबसे पहले इसी मेथड को देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को, ठीक है। उसके और अगर नहीं हो पा रहा है देन हमको करना तो है ही सॉल्व, हम ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते किसी भी क्वेश्चन को पेपर में। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह उसके रूट्स फाइंड कर दे, तो हम फॉर्मूला उसका उस टाइम पे यूज कर लेंगे। तो अभी इसमें इस पार्ट में हमने ये देखा कि हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो जीरोस आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, या जो भी जीरोस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस किस तरीके से फाइंड करना है वो यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। 10th तक में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने आने चाहिए यूजिंग दीस टू मेथड्स, बिकॉज आपके चैप्टर 4 में भी जब आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां पे भी आपको सेम यही दो मेथड यूज करके वहां पे पॉलिनोमियल इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और मैंने हम लोगों ने ये चीज अच्छे से समझ ली है कि जीरोस और रूट्स में क्या फर्क है। अगर वो पॉलिनोमियल की बात हो रही है तब वहां पे जीरोस एप्लीकेबल होगा, बट अगर इक्वेशंस की बात हो रही है तो वहां पे रूट्स वर्ड आ जाएगा, वर्ड सिर्फ चेंज हो जाएंगे, मतलब उसका सेम ही रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, उनके बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने देखा कि हम पॉलिनोमियल के जीरोस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मेनली लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसमें हमको किसी भी मेथड लगाने की जरूरत है नहीं, बट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो या तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहा जाता है, उससे कर सकते हैं, या यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अभी क्लास 10 तक में आपको फाइंड करने की जरूरत है नहीं। बट अब आगे हम देखते हैं इस पार्ट में कि जो हमने जीरोस फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जो कोफिशिएंट्स आते थे, कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था, a, x का b, और एंड देन x की पावर 0 का या कांस्टेंट टर्म क्या होता था, c, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो मेनली आपको इस चैप्टर नंबर 2 में, जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, मेनली आपको ये चीज आपको इस पार्ट में अच्छे से समझनी है, बिकॉज चैप्टर नंबर 2 में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप हमेशा लिखा करो, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं या जो भी करना है, उसमें आप सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख के a, b और c की वैल्यू जरूर फाइंड कर लिया करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके जीरोस कितने होते हैं, 2, जीरोस कितने होते हैं, 2। तो हमने बिकॉज आपके बुक्स वगैरह में मेनली आप जो है इनके जीरोस को क्या देखते हो, अल्फा एंड बीटा वहां पे सपोज किया जाता है, तो हम भी उसी चीज को आपको उसी को मान के ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग नहीं लेते हैं, बिकॉज वरना आप फिर कंफ्यूज हो सकते हो कि अल्फा बीटा बुक्स में लिखा है बट सर आप जो है कुछ अलग बता रहे हो। तो ऐसा नहीं, हम उसी चीज को मान के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी लेट कर लेते हैं, लेट द 0 1। तो पहला जो जीरो होगा उसको हमने मान लिया अल्फा, एंड जो दूसरा जीरो होगा उसको हमने मान लिया बीटा।
अब ये देखिए, ये रिलेशंस जो बनेंगे इनके बीच में और इनके बीच में, जीरोस के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में, ये कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, बट ऐसा जब करके देखा गया, जब इनके जीरोस को फाइंड किया गया और जब इनके बीच के जो ये कोफिशिएंट्स थे, जब उसके बीच में रिलेशन देखा गया, तब वो चीजें सामने आई। तो इसका कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, बस आपको रिलेशन क्या है याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अलग से एक बार लिख भी देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल b एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज c, या इसी को हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए, तो हमको यहाँ पे कोफिशिएंट पता चल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, x स्क्वायर का a है, x का b है, x की पावर 0 का c है, और जीरोस पता चल गए, 0 1 को हमने अल्फा मान लिया और 0 और 2 को बीटा है। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, जैसे अगर आप पिछले एग्जांपल में देखो, जब मैंने वहां पे जीरोस फाइंड करने का बताया था, तो वहां पे आपको x की वैल्यू -4, -3 आई थी। यही चीज अल्फा बीटा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जो आपके जीरोस आते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वहां पे 2 जीरोस आ सकते हैं, इस वजह से हम पहले 0 को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं, एक जनरल केस में, ठीक है। तो यही चीज अल्फा है और यही बीटा, जो इसके 2 वैल्यूज आती हैं x की, जिसको पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को जीरोस कहते हैं। तो इसी को अल्फा और बीटा हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला रिलेशन जो होता है, द रिलेशन 1 इज द सम ऑफ जीरोस। जो सम ऑफ जीरोस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जीरो है अल्फा और बीटा, अगर हम उसको जोड़ दें, अगर हम उसको ऐड कर दें, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन 1 देखते हैं, द सम ऑफ द जीरोस, कि अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या होगा, इसका रिलेशन जो है किसके बराबर होगा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा। जब ऐसा किया गया तो ये देखा गया कि इनका जो सम था किसका, सम ऑफ द जीरोस का, वो किसके बराबर हो रहा था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, इस चीज को हम यहाँ से अगर कंपेयर करना चाहें तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मींस b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। तो इसका मतलब हमको सबसे पहला रिलेशन क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस b अपॉन a, ठीक है। मेनली आपने बुक्स में यही रिलेशन देखा होगा, तो यही चीज आपको अच्छे से याद भी रखनी है। यहाँ पे b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीजें करके देखी गई, तब वहां से ये रिलेशन मिला, इसका कोई ऐसा फिक्स डेरिवेशन नहीं है। और दूसरा रिलेशन जो देखा गया इनके बीच में, रिलेशन 2 देखा गया, तो उसमें इनका जब प्रोडक्ट किया गया, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो वो किसके बराबर आया, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या इसको हम लोग मेनली कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो कांस्टेंट ही यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आप कह सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब किसके बराबर आया है, c अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होगा c अपॉन ए, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अच्छे से ध्यान रखने हैं कि जो सम ऑफ द जीरोस होता है, द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। और b और a क्या है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि किस इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट को बना सकते हो। अब चलिए, जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, जब हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था, उसी चीज को, उसी पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं जो उनके जीरोस आए थे और जो कोफिशिएंट्स थे, क्या उनके बीच में रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा था। तो चलिए अब हम उस केस को देखते हैं यहाँ पे। तो आई होप अभी ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी कि सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई ए और सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c बाई ए, रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था पिछले एग्जांपल में, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और इसके जब हमने जीरोस फाइंड किए थे तो वो क्या आया था, -4 एंड -3। तो इसी को आप अल्फा लेट कर लो, इसी को आप बीटा लेट कर लो, किसी भी चीज को आप -3 को भी अल्फा मान सकते हो और -4 को भी बीटा मान सकते हो।
तो यहाँ पे इस एग्जांपल से ही हम देखते हैं क्या वो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा था। और आप यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है 12। ये वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब हमने इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया था। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहली क्या कि आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पे उसके नीचे लिख लेना है। जो भी पॉलिनोमियल आपका गिवन है उसके नीचे आप उस पॉलिनोमियल को लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख दो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और इसी के नीचे आप स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ से कंपेयर करो कि ए बी और सी की क्या क्या वैल्यू है। दूसरा फिर क्या होगा, जब ऐसा लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, ए बी और सी की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करनी है। कुछ इस तरीके से उसको बॉक्स में भर दो, ताकि यहाँ पे क्या होगा कि जब कभी भी आप जब क्वेश्चंस में आगे मूव करते चले जाओगे तो आपको जब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी तो आपको बार बार कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, वो वैल्यूज आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर आपको वही फिर जीरो फाइंड कर लेना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो अब मेन बात आती है कि इनका हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों चीजें बराबर हो रही हैं? चलिए देखते हैं इस केस में। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था -4, बीटा कितना है -3 और इसकी वैल्यू क्या माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 1। क्या ये दोनों सेम हो रहा है? आप देखिए -4 -3 कितना हो गया -7 और ये कितना हो गया -7। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलएचएस जो है वो बराबर है आरएचएस के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है फॉर द सम ऑफ द जीरो। अब दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है सी अपॉन ए के बराबर था। अब अल्फा इंटू बीटा आपको करना है तो -4 इंटू -3 और सी की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से देखिए कितनी होगी 12 अपॉन 1। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीजर्स के केस में जब भी हम किसी दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो 12 इक्वल 12। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ आपका पॉलिनोमियल जो है वही डिफरेंट हो सकता है इसकी जगह कुछ फ्रैक्शंस आ जाए या रूट आ जाए या कोई और नंबर आ जाए। तो वहां पे भी देखिए आप पहले ए बी और सी की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हो यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद जब हम जीरोस फाइंड कर लेंगे तो हमको अल्फा और बीटा मिल जाएंगे। तो आपको वही चीज तो चाहिए। जब आप रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को ध्यान से, इन दोनों रिलेशन को, तो इसमें हमको सिर्फ दो ही चीज तो चाहिए। पहला क्या, जीरोस चाहिए, वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और दूसरी चीज क्या चाहिए, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स कैसे मिल जाएंगे, जब हम आपको पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, उसके बाद आपको सिर्फ रिलेशन सेटिस्फाई कर देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेंगे और इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल भले ही डिफरेंट हो जाए बट तरीका जो है वो यही रहेगा। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेने हैं कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से, उसके बाद आपको जीरोस फाइंड कर लेने हैं यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद आपको दोनों तरफ रिलेशन को सेटिस्फाई करवा लेना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए करवा लेना और अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों रिलेशन सेटिस्फाई है और इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि जो हमने जीरोस फाइंड किए थे यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और फॉर्मूला वो भी आपके कैसे हैं, सही है। ठीक है, तो एक तरीके से ये दोनों तरीके से आप जो है रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा और ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने जीरोस फाइंड किए थे वो सही हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके हम रिलेशन जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मेनली आपको यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड नहीं करने हैं बट आपको सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, डिग्री क्या है वेरिएबल की 3। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बिकॉज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे 3। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। लेट से 0 1 जो है वो अल्फा है, 0 2 क्या है, बीटा है और यहाँ पे एक जीरो और आ गया 0 3, तो उसको हमने क्या मान लिया, 0 3 को हमने मान लिया गामा।
बिकॉज यही चीजें आपको बुक्स में भी देखने को मिलेंगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी वही चीजें ली है। तो आपको यहाँ पे 3 रिलेशन याद रखने हैं। रिलेशन वन कि द सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होगा, ये अगेन माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए बी और ए जो है, बी और ए, यहाँ वहां पे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे देखिए आप, तो बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है वो होता है कि सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी अगर हम 2 जीरोस को एक साथ ले रहे हैं और उनको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा इनटू गामा, ये हो जाता है किसके बराबर, सी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। और सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, सी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और वहां पे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और जो थर्ड रिलेशन बनेगा, रिलेशन नंबर 3, वो हो जाएगा अगेन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर होता है, माइनस का डी अपॉन ए। अब डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, कि इनके जो सम ऑफ द जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, और सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम उनके बीच में क्या रिलेशन है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं इस चैप्टर में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको बता सकूं, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फ्रॉम एनसीईआरटी या और भी जो भी किताबें हैं, एमएल अग्रवाल या आरडी शर्मा, उन सभी के मैं क्वेश्चंस को अलग से अलग वीडियो बना के उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस वहां पे करवाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन चैप्टरों में, तो इस चैप्टर के। तो इस वीडियो में मेनली जो है मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको सारे जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो एक जगह पे आपको बता सकूं, ठीक है, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा, और वहां पे फिर जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बट यहाँ पे आपको ये चीजें अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया कि इस चैप्टर की जो मेन चीज है जो आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में देखने को मिलेगी वो क्या होगा, कि द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, और किसके बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में भी और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में भी। तो ये हो गया इनके बीच का रिलेशन। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जब हमको अल्फा और बीटा गिवन था, पॉलिनोमियल गिवन था, तो हम अल्फा बीटा फाइंड कर पाते थे। अब अगर इसी चीज का उल्टा हो जाए कि लेट्स से अल्फा एंड बीटा अगर हमको गिवन है ऑलरेडी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को आ जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ लेते हैं, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन अल्फा एंड बीटा यानी कि जीरोस आर गिवन। देखिए अभी पिछले केसेस में या मेनली होता क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है, आप उसके जीरोस फाइंड करते हो यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फॉर्मूला, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ऐसा भी केस आपको याद रखना है कि अगर आपको ऑलरेडी जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अभी बताते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो जब भी आपको कभी जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोस आर गिवन, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, वेयर यहाँ पे देखिए आप के कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, के इज एनी रियल नंबर बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे के हमने क्यों लिया, देखिए अगर आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो अल्फा बीटा की,
तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, हमेशा तो 1 होना नहीं चाहिए। कभी आप देखिए 2 भी आता है, 3 भी आता है, कुछ भी नंबर्स आते हैं, कोफिशिएंट तो आता है कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। तो इस फॉर्मूले से जो है, अगर आपको जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर मैं पिछला ही क्वेश्चन लूं तो वहां पे देखिए हमारा अल्फा कितना था -4 और बीटा कितना था -3। अब अगर मैं इसी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूं तो लेट्स से के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस देखिए तो -4 -3x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि -4 इंटू -3। अब देखते हैं क्या पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -4 -3 इट मींस -7 और ये हो गया +12। अब इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और +12, ठीक है। तो देखिए यही फॉर्मूला हमारा पिछले क्वेश्चन में भी हमने ड्राइव किया था। अब अगर k की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट कर दे सिंपली, अगर इफ k इज इक्वल टू 1 देन पॉलिनोमियल क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो देखिए पिछले एग्जांपल्स में हमको ये पॉलिनोमियल गिवन था, उस पॉलिनोमियल से हमने इनके जीरोस फाइंड किए थे। बट यहाँ पे अगर हमको ऑलरेडी जीरोस गिवन है तो उस जीरोस से भी हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से नोट कर लेनी है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेनली इस चैप्टर में देखनी है। इस चैप्टर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें हमने देखी। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इन चीजों के ग्राफ्स आ जाए, फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इनका ग्राफ्स आ जाए तो हम ग्राफ्स को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं वो इस चैप्टर में लास्ट रहेगा। और सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको इस चैप्टर के अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो आई होप तो आपको सारा चीजें अच्छे से अभी तक समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उससे हम ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि नेचर ऑफ द रूट्स या पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सारी चीजें अच्छे से समझी, उनके जीरोस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उससे हम ग्राफ्स का फॉर्मेशन कर सकें। जैसे कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर बनेगा। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स से मैंने कहा एक लीनियर पॉलिनोमियल है x + 5, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका ग्राफ हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल है लेट्स से fx, ठीक है, उसी चीज को हम y एज्यूम कर लेते हैं। क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ग्राफ पे हमको दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक x की वैल्यू और एक y की। तो हम ये जानते हैं अगर हम x की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आती चली जाएगी। उसी वैल्यू को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ y, जो भी इसकी वैल्यू आएगी x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने के बाद। तो एक तो आपको इसका जीरो फाइंड कर लेना है। तो आप देख ही रहे हो x + 5 है, अगर y पूरा जीरो हो जाए, इफ y इज 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई -5। आप एक तरीके से एक ऐसा बॉक्स भी बना सकते हो जिसमें आप सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हो लेट्स से, क्योंकि आपको मेनली देखिए ग्राफ बनाना है तो कोऑर्डिनेट्स हमको पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए आप यहाँ पे x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो तो इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएंगी, फिर उन्हीं वैल्यूज को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे इजीली। तो देखिए सबसे पहले जब हमने x की जगह, आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब -5 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है जिसका भी हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो उसका हम पहले ये कोशिश करेंगे कि 0 फाइंड कर ले, तो दैट हमको ये पता चल जाएगा कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे कहां से पास होगा, ठीक है। अभी समझाते हैं कैसे क्या क्या चीजें हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो रैंडमली। अब आपने x की जगह 1 पुट किया, y की वैल्यू 6 आ गई। x की जगह आपने -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। एक कोऑर्डिनेट हम और देख लेते हैं कि 3-4 कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है तो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब x की जगह अगर हम -2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी -2 + 5 3, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं है इस व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। मैं आपको एक रफली समझाने की कोशिश करता हूँ, बट जब आप इसको ग्राफ पेपर पे विद प्रॉपर डायमेंशन आप बनाओगे तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू जब -5 है, इसका मतलब -5 इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं होगी। x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या है 0, यानी y की वैल्यू जब 0 होती है तो हम ये जानते हैं जब y की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो ग्राफ x एक्सिस से पास हो रहा होगा, बिकॉज x एक्सिस पे ही क्या होता है y की वैल्यू 0। और हम ये ध्यान से और हम अच्छे से जानते हैं कि y की वैल्यू 0 इसका मतलब पॉलिनोमियल 0 कब होता है, जब ये चीज इसका क्या हो एक
जीरो हो, ठीक है। जब ये चीज जब जो भी x की वैल्यू अगर जीरो हो रही है, इसकी जीरो इन द सेंस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -5, इसका एक जीरो है, इसका मतलब वो कहां से पास होगा, वो x एक्सिस से पास होगा, ठीक है। बिकॉज x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, इस वजह से, ठीक है। तो कहीं पे भी जब भी आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए कि अगर आपको कोई एक ग्राफ गिवन है और वो ग्राफ जो है कुछ इस वे में पास हो रहा है, तो आपको आता है फाइंड करने के लिए तो फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपको आप जब देखते हो तो यहाँ पे आपने कैसे क्या तरीका सीखा है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ वो ग्राफ कट कर रहा है, कितने टाइम्स कट कर रहा है, वही आपके क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ द जीरो। बट ऐसा होता क्यों है, बिकॉज उस पूरे ग्राफ पे या उस पूरे एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और y की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरो। पूरा पॉलिनोमियल जीरो कब कब हो रहा है, एंड x की इन वैल्यूज पे, x की इन वैल्यूज पे वो y की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। इस वजह से ये पॉइंट्स क्या होते हैं, जीरो, ठीक है। तो -5, 0 यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू देखिए यहाँ पे कहीं 1 होगी, और y की वैल्यू 6 यानी यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1,6, ये कितना हो गया, -5, 0। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब -1 है यानी यहाँ पे -1, और तो y की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे देखिए कितनी थी, 6, तो 4 यानी यहाँ पे कहीं होगी, और x की वैल्यू यहाँ पे -1 है यानी यहाँ ये पॉइंट आपका इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया -1,4। उसी तरीके से जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 यहाँ पे कहीं होगी, और y की वैल्यू कितनी हो रही है, 3, यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है। x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, बिकॉज मैंने अभी फिर से वही चीज कही कि ये जो है यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन के साथ नहीं है, यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश की, बट जब आप इसको प्रॉपर डायमेंशन से बनाओगे तो ये ग्राफ आपका कुछ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बिकॉज एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जिस भी पॉइंट से, और फिर ये ग्राफ आगे भी चलता चला जाएगा, जैसे जैसे आप उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से पास होगा फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। और कहाँ से पास होगा, तो वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे, वो एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे वाई क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। आप ग्राफ से भी ये समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे वाई क्या हो जाए, जीरो। और देखिए कहाँ पे हो रहा है, -5 पे y की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ को फॉर्म कर सकते हो। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और अगर एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो भी वहां पे देखिए आप कैसा भी पॉलिनोमियल है, हमको चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट्स ही तो चाहिए। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, x² - 3x - 4, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो सबसे पहले आप इसका जीरो फाइंड करो, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको मिडिल टर्म से करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे a into c की वैल्यू क्या आ रही है, -4, और -4 आ रही है, और यहाँ पे -3 आना चाहिए, यानी कि -4x और +x -4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए x -4 और +1 x -4, इसका मतलब क्या हुआ, x की कौन कौन सी वैल्यू आई, 4 और -1। अब अगर आप खुद ही चेक करना चाहो कि जीरो है कि नहीं, तो x यहाँ 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, -3 4 12, और प्लस और -4 यानी कि 16 - 16, ये देखिए जीरो हो गया। उसी तरीके से आप -1 पुट करो, तो x यहाँ -1 पुट किया तो 1 आया, माइनस और 3 ये कितना हो गया, प्लस का 3 एंड -4, ये भी देखिए कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब आपकी जो जीरोस हैं वो सही है। तो आपको दो पॉइंट्स तो देखिए ऐसे ही पता चल गए, कौन कौन से। एक हो गया x की वैल्यू जब आपने 4 पुट किया तो y क्या हो गया, जीरो, और जब आपने -1 पुट किया तो भी वो क्या हो गया, जीरो, यानी ये ग्राफ दो पॉइंट से पास होगा। उसी तरीके से अगर मैं x की जगह सिंपली 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 1, ये आपकी देखिए वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। x की अगर मैं 1 रखूं तो 1 -3 -4 यानी कि 1 -7 यानी कितना हो गया, -6। x की y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब x की जगह अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, -2 लेट से, -2 अगर मैंने पुट किया x है तो ये हो गया 4 -3 इंटू -2 यानी कि 3 to the 6 एंड प्लस का 6 एंड -4। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ पॉइंट पता चल गया। अब इन पॉइंट को चलिए हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो आपका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे, यानी कि y एक्सिस को x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। कहाँ कहाँ पे, 4 पे और -1 पे। तो x की वैल्यू 4, 0 यहाँ पे कहीं आ जाएगी,
और x की वैल्यू -1, 0 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगी, यानी ये ग्राफ जो होगा इन दो पॉइंट से होकर के पास होगा। अब x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू यहाँ कहीं पे -6 होगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट, x की वैल्यू 1, y पे -6। उसके बाद जब x की वैल्यू मैंने -2 रखी, x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 6, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6। तो यानी कि आप अगर इसको इन पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट करना चाहो तो देखो आपको कौन कौन से पॉइंट मिले, एक तो ये मिला, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ऐसा मिल रहा है, यानी ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, यहाँ से पास होगा, कुछ इस शेप में जाएगा वो ग्राफ आपके, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ पे है। फिर आपका जीरोस कहाँ पे है, कौन कौन से जीरोस हैं, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और आपको एक नीचे वाला पॉइंट ये मिला, ठीक है। ऐसे ही आप जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो आपको और भी पॉइंट्स पता चलते चले जाएंगे और ये इसी ग्राफ पे ही लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको ये समझाने का था कि चाहे किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल गिवन है, आपको चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि उनके जीरोस फाइंड कर लो, ताकि आपको दो कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद आप x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज रखो तो उस पर y की डिफरेंट वैल्यू आती चली जाएगी, उन्हीं पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो यही तरीका है ग्राफ बनाने का फ्रॉम द पॉलिनोमियल। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, अभी तक। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि एक तरीके के और भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे लेट से, जैसे अभी आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस था तो ग्राफ जो है 2 पॉइंट से पास हो रहा था। अब मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोग में कि जहाँ पे जो है ग्राफ कुछ इस शेप में है या ग्राफ जो है कुछ इस शेप में है, तो कितने इसके जीरोस होंगे। तो जस्ट अभी हमने यही चीज सीखी कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को क्यों बताते हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स क्या हो रहा है, वहां पे y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, और वही वो पॉइंट्स होते हैं x की वो वैल्यू जहाँ पे y क्या हो जाए 0, उसी को क्या कहा जाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो उतने ही उसके क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। तो इस चैप्टर में मेनली यही सारी चीजें थी जो चीजें हमने इस वीडियो में कवर किया। तो आई होप वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, और फिर वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, तो वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एनसीईआरटी या और भी जो भी बुक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर कवर कराने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इस वीडियो में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें कवर कराने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आपसे जितने डाउट्स थे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चला होगा कि एटलीस्ट कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है और सारी चीजें जो है उनका एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।